हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 16 फरवरी को जैकपॉट क्लास 10th का मैथ का बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहां पर मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और यहां पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा। पेन कॉपी निकाल लीजिए। कुछ मैथ मैं खुद सोल्व करके बताऊंगा और कुछ आप लोगों से सोल्व करवाऊंगा। मैथ कोई हिंदी और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप बस वीडियो देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा और सब हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ बनाना पड़ेगा, मैथ बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। यहां पर 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन मैच करेगा यहां से, इसलिए अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट रहता है, समझ लीजिएगा तो इजीली आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? 140 का अभाज्य गुणनखंड बचपन से आप ये सीखते आ रहे हैं। 140 यहां पर लिखना है 140 और इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 से हम लोग करते हैं, 2 से 14 जीरो, फिर 2 से करते हैं 2 तिया 6 10 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर हम लोग 5 से करते हैं 5 सत्ते 35। तो यहां पर क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गुणन यहां पर जो है गुणनखंड निकालने के लिए आएगा ही, फिक्स है। ठीक है, पत्थर की लकीर है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। बस अंतर ये रहेगा कि यहां पर जो वैल्यू है 140, इसके जगह में कुछ और रह सकता है। कॉन्सेप्ट को समझिए इस तरीके से। ठीक है, और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का घात 2, क्योंकि 2 बार, इसलिए 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। इस तरीके से भी हम लोग 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 को लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, तो अगर ये ऑप्शन में रहता तो ये भी सही हो जाता। चलिए अगला देखिए, सेकंड नंबर, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 17/8 का दशमलव प्रसार, तो नीचे हर को देखना है। हर में क्या क्या है? 8 है। ठीक है, हर में 8 है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को अंश में देखना है 2 या 5 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 2 है तो शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ और रहता तो यहां पर अशांत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर पहला शांत सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट पता था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन भी पत्थर की लकीर है, आना ही आना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस अंतर यह है कि यहां पर थोड़ा सा अलग, ये वाला क्वेश्चन अलग रह सकता है, बाकी इस तरीके से क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए px का वैल्यू निकालना है, px इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सांप जैसे, इसको देखना है कितना बार कटा है, कितना बार कटा है। यहां पर एक बार कटा है, यहां पर x में देखना है, मैं कलर चेंज कर दूं। ठीक है, यहां पर x में देखना है, x में कितना बार कटा है? 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 1 2 3, तो px का वैल्यू 3 हो गया। यही आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन रह सकता है। ऐसे रहेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ रहेगा और फिर ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, और यहां पर px का वैल्यू पूछा जाएगा। x ये वाला है, तो x में कहां पर कटा है? कहीं पर नहीं कटा है, तो px का वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा। और मानकर चलिए इस तरीके से रह जाता है, यहां पर इस तरीके से, 1 मिनट, इस तरीके से रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से बस। तो यहां पर px का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एक बार कटा है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसको समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्वेश्चन में फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या होगा? यहां पर शून्यक निकालना है और शून्यक का योग बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो शून्यक निकालेंगे, x
स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके 1 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 0। यहाँ पर 1 है, 1 और 10 को गुना करने 10 हो जाएगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पच्चे 10, और 5 और 2 को जोड़ने से 7 हो जा रहा है। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड आप लोग आई थिंक 8 क्लास से ही सीख रहे हैं। x निकाल देंगे बाहर, बचेगा अंदर x प्लस 5, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और इधर 2 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा x प्लस 5। अब यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर बाहर है दोनों, और फिर x प्लस 5 2 बार है, उसके लिए एक बार लिख देंगे x प्लस 5। शून्यक निकालेंगे हम लोग, x बराबर, अच्छा x अभी 1 मिनट, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x बराबर -2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -5। यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है, तो पहला शून्यक -2, दूसरा शून्यक -5, दोनों को जोड़ देंगे। -2 जोड़ -5 जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, -7, तो -7 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, तब। इसमें बस आपको याद कर लेना है, कुछ नहीं। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का एक की युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं समांतर होगा या प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदी या संपाती, या हमेशा संपाती या हमेशा प्रतिच्छेदी। तो देखिए क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगा या फिर संपाती भी हो सकता है। प्रतिच्छेदी एक हल होगा और संपाती अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है a इज इक्वल टू 2। देखिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो x के स्थान पर x बराबर 2 है तो 2 रखेंगे, 2 गुना 2 माइनस y के स्थान पर -1 है, तो -1 बराबर 5। इसको सोल्व करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 5 बराबर 5, देखिए 5 बराबर 5 आ गया, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है उसमें ये फुलफिल हो रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा -2 बराबर 4, यह भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कोमा 2x माइनस के वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो अद्वितीय हल के लिए k का मान क्या होगा,
अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अद्वितीय हल के लिए जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पिछला आई थिंक 5 या 4 नंबर में होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, ये आपका 2A1 है और यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ये आपका B1 है और यहां पर ये C1 है और यहां पर ये A2 है और यहां पर माइनस के B2 है और यहां पर C-2 है। वैल्यू रखते हैं, A1 का वैल्यू देखिए 2 है तो यहां पर 2 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम लोग और इसी में से K का वैल्यू निकल जाएगा। फिर A2 यहां पर देखिए 2 है, 2 लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू B1 आपका B1 K है, देखिए माइनस B1 ये है 1, ठीक है, B1 आपका 1 है। फिर B2 आपका माइनस K है तो यहाँ पर माइनस K लिख देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इधर आएगा तो माइनस K हो जाएगा बराबर, इसको काट देते हैं, चलिए कट गया पूरा। तो यहाँ पर 1 बचा है, 1 के साथ माइनस के गुना होगा तो माइनस के ही आएगा और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर माइनस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा k इज इक्वल टू -1। अच्छा, यहाँ पर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल लगा देना है सब में, तो यही वाला आंसर हो गया, k इज नॉट इक्वल टू -1, k इज नॉट इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, ये जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सब जो बता रहा हूँ इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा सिलेबस से कवर किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटा नंबर या बड़ा नंबर में ये सब रहेगा ही रहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा समीकरण का घात 2 होता है, ठीक है। जैसे कि किसी का घात अगर 2 नहीं है तो द्विघात नहीं कहलाएगा, या 2 से ज्यादा है 3 घात त्रिघाती कहलाएगा, वो घात 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं हम लोग, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, आई होप दिखेगा, यस दिखेगा। यहाँ पर x + 1, 1 मिनट, इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट करेंगे हम लोग, तो x का स्क्वायर माइनस, अच्छा x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, x का स्क्वायर के बाद प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1 है तो सेम हो जाएगा, इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, बराबर। यहाँ पर देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस है 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप में यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 1 है और इधर 6 है, 6 को इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा, 1 में जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, +7, तो ये आया हमारा इक्वेशन। और ये कैसा है, द्विघात समीकरण है यहाँ पर, ठीक है, द्विघात समीकरण है। देखिए x का घात 2 है, द्विघात समीकरण हो गया, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और ये सब को हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x का घात मैक्सिमम 3 आ रहा है, x का घात मैक्सिमम 3 आएगा तो ये त्रिघाती हो जाएगा, द्विघाती नहीं है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसको बताना है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति बताना है हम लोगों को। देखिए तो यहां पर हम लोग d निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे, विविक्तर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा विविक्तर निकालने का। अगर समझिए, अगर d का वैल्यू 0 हो गया तो मूल जो है वो समान होंगे, मूल क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। और अगर d है वो बड़ा हो गया 0 से तो असमान होंगे, असमान होंगे,
ठीक है, असमान होंगे। मूल समान और असमान का बात हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए a यानी कि 2, b यानी कि -5 और c यानी कि आपका 3 है। ठीक है, ये आपका c है। तो चलिए सोल्व करते हैं। d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। ये फॉर्मूला को भी रट लीजिएगा। d यानी कि विविक्तर। d निकालने से हम लोगों को पता चलता है मूलों की प्रकृति कैसा है। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। चलिए डी का वैल्यू देखते हैं हम लोग। b -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 फॉर्मूला है तो 4 लिखेंगे, फिर a का वैल्यू देखिए 2 है तो गुना 2 कर देंगे, गुना c का वैल्यू देखिए 3 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं हम लोग। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस अब यहां पर देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 बराबर। सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया तो असमान होगा और वास्तविक होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? मूल समान है तो k का मान यहां पर निकालना है। मूल समान कब होता है? अभी मैंने बताया था d = 0 होता है तब मूल समान होता है, और अगर d बड़ा हो गया, जिसे पिछला में 1 हुआ था तो असमान हुआ था, तो यहां पर असमान हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, असमान। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर हम लोग मूलों की प्रकृति यानी कि d का वैल्यू, d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे k निकल जाएगा। देखिए d का फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। इजिली निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला है? समान है, मूल समान है, यानी कि d का वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर b²। अब यहां पर देखिए b क्या है? k है। b आपका ये वाला हो जाता है a, उसके बाद यहां पर ये हो जाता है b और ये हो जाता है आपका c। b यानी कि k का स्क्वायर -4, फिर a का वैल्यू देखिए 2 है, गुना 2, गुना c का वैल्यू 3 है, 3। सोल्व करेंगे इसको हम लोग तो यहां पर k² -3 दूना 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब हम लोग 24 को इधर ले आएंगे। ठीक है, 24 को बराबर का इधर ले आएंगे, या चलिए k को ही ले आते हैं। k को इधर ले आएंगे तो -k हो जाएगा, बराबर -24 -k²। अब यहाँ पर माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे। ध्यान दीजिए ये सब कॉन्सेप्ट को, स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाता है, रूट 24। अब 24 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, 2 12 का 24, 2 छक 12। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका यहाँ पर k का वैल्यू 2√6 आ जाएगा। k का वैल्यू 2√6। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। समांतर श्रेणी AP 3, 1, -1, -3 का सार्व अंतर। चलिए तो इसका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं किस तरीके से सोल्व होगा। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा क्या होगा सही आंसर। डी निकालने के लिए, यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग अगला पद को पिछला पद से माइनस कर देते हैं। अगला पद 3 है, यानी कि -3 है, 3 में हम लोग माइनस कर देंगे -1, तो क्या होगा? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 नंबर इजी है, बच्चों वाला है, उसको सोल्व कीजिए, फिर 12 नंबर का नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा? यहां पर AP है, इसका 11वां पद
तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, 11वां पद हो या 12वां पद हो या 13वां पद हो, 14वां पद, 15वां पद, कोई भी पद निकालना हो एक ही फॉर्मूला लगता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम लोग चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ए एन हम लोगों को कितना निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग ए 11 बराबर ए आपका प्रथम पद ये वाला है -3 प्लस एन का वैल्यू देखिए, एन के स्थान पर 11 लिखे, 11वां पद निकालना है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एन। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी पहले निकाले थे हम लोग 12 नंबर में, तो अगला पद को पिछला पद से हम लोग माइनस कर देते हैं। यहां पर 2 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 2 जोड़ 1/2 बराबर 2 दूना 4 और 1 5/2 यानी कि 2.5 आ गया डी। तो यहां पर डी के स्थान पर लिखेंगे 2.5। अब इसको आप लोगों को सोल्व करना है, बताना है ए एन मतलब ए 11वां पद, ठीक है। 11वां पद क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग सोल्व कीजिएगा। यहां पर हम लोग -3 इसको सोल्व करेंगे तो जोड़ 10 गुना 2.5, इसको सोल्व कीजिए आप लोग। सबसे पहले यहां पर देखिए गुना है तो पहले गुना को गुना कर लेना है, उसके बाद फिर -3 कर देना है। क्या होगा आपका 13 नंबर का आंसर। नीचे कमेंट कीजिए आप लोग, पेन को पकड़कर सोल्व कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो को देखिएगा मैथ का तो नहीं हो पाएगा। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ता है मैथ में, आपको लिखना पड़ेगा, खुद से सोल्व कीजिएगा तभी हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, सभी वृत्त क्या होते हैं। सभी वृत्त, पहला वृत्त यहां पर है, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, पांचवा वृत्त, सब समरूप है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, समरूप। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए आकृति में डी इज समानांतर बीसी है, तो ईसी का मान क्या होगा, ईसी का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से जब रहता है तो बस सिंपली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कैसे सोल्व करना है। यहां पर और यहां पर इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात से बराबर हो जाएगा, जिससे यहां पर देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। बस निकल गया। इसको आप लोग फॉर्मूला में जो है वो वैल्यू पुट कीजिएगा, इजीली निकल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, एडी का वैल्यू देखिए 1.5 बटे, देखिए डी बी का वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे बराबर ए ई का वैल्यू 1 है और ई सी तो निकालना है, तो इसी को इसी छोड़ देंगे हम लोग, ई सी। बस यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर ई सी बराबर ये वाला इधर आकर 1/1.5, फिर 3 इधर आकर गुना 3 हो जाएगा। इसका आप लोग सोल्व कीजिए ई सी का मान और मुझे कमेंट करके बताइए 15 नंबर में क्या होगा। इसको अपने सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब आप इतना तो एफर्ट लगाइए, ठीक है, एग्जाम है कल परसों, थोड़ा सा सोल्व कीजिए मैथ, ठीक है। बस वीडियो देखिएगा तो नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसको सोल्व कीजिए और चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा कि कौन कौन कमेंट किया है, कितना सही हुआ है, किनका गलत हुआ है, ठीक है। चलिए अगर ना भी देखूं तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर निकाल कर। अगला 16 नंबर, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर है, कोण B किसके बराबर है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए आगे AB 24 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ पर त्रिभुज ही मैंने कुछ अलग बना दिया, इस तरीके से नहीं, त्रिभुज इस तरीके से होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ठीक है। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर।
BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोगों को कोण B बताना है, कोण B यहां पर कितना होगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं है समकोण त्रिभुज है, या मुझे भी नहीं पता था समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चला। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। ये क्या है आपका कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, इतना पता है। बराबर लंब, यहां पर देखिए लंब 24 है, तो 24 का स्क्वायर जोड़ आधार यहां पर 7 है, 7 का स्क्वायर। कर्ण यहां पर देखिए 25 है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576। अब जोड़ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49। अब देखिए जोड़ देते हैं इधर, 9 और 6 15 हो जाएगा, 5 हाथ में 1, 4 और 7, 4 और 7 बताइए क्या होगा, 4 और 7 11, और हाथ में 1 था उसको जोड़ देंगे तो 12, 12 हाथ में 1 फिर से हो गया, 5 है और हाथ में 1 बोला 6, तो देखिए 625 इधर भी और इधर भी। पाइथागोरस प्रमेय यहां पर प्रूफ हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कौन सा त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो कोण B बराबर यहां पर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। अभी आप लोग सोल्व कीजिएगा, मैं फॉर्मूला वगैरह में पुट कर दूंगा। देखिए बिंदुओं -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूरी सूत्र से फॉर्मूला आएगा, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस तरीके से बिंदु दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला बिंदु है -5 7, दूसरा है -1 और 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर यहीं पर सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। यहां पर देखिए फॉर्मूला यहां पर है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका दूरी सूत्र, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग वैल्यू की ओर। √x2, यहां पर देखिए आपका ये वाला है x1 y1, x2 y2, x2 आपका ये है -1 फिर माइनस, ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस है। उसके बाद x1 यहां पर देखिए -5 है, ठीक है, तो -5, माइनस प्लस को ध्यान देना है, -5। अब ये वाला पूरा होल ब्रैकेट हो जाएगा, फिर प्लस, अब x2, अच्छा y2 3 है, तो यहां पर 3 माइनस y1 7 है, तो यहां पर 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहां पर देखिए -1, उसको लिख देंगे -1, चलिए लिख देता हूं फिलहाल -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पर देखिए 3 में 7 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए यहां पर 4 में 1 माइनस करेंगे तो, सॉरी 5 में 1 माइनस करेंगे, यहां पर 5 है, ठीक है, मिस्टेक से मैंने 4 बोल दिया। 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस, फिर यहां पर फिर से -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या सही आंसर होगा 17 नंबर का। इसके बाद तो इजी हो जाना चाहिए, तो 8 क्लास के बच्चे भी तक जाएंगे। चलिए 17 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 18 नंबर की ओर। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदुओं 2 4 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक
क्या होगा। थोड़ी देर हमने दूरी सूत्र देखा था, अभी हम लोग देखेंगे मध्य बिंदु निर्देशांक। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर x और y हम लोग अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, वैसे एक साथ ही निकलता है, लेकिन x के लिए अलग फॉर्मूला है, y के लिए अलग फॉर्मूला है, एक ही साथ दोनों को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए x के लिए हमारे पास से x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाय 2, ये x का वैल्यू निकालेगा, कोमा y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, बस वैल्यू पुट करेंगे x और y में, x y का वैल्यू आ जाएगा। x1 यहाँ पर देखिए ये आपका x1 है और यह है y1, ये आपका x2 है और यह y2, ठीक है, ये सब पहले आप लोग समझ चुके होंगे। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। x1 का वैल्यू देखिए 2 है, 2 जोड़ x2 का वैल्यू देखिए 6 है बटे 2, कोमा y1 का वैल्यू 4 है जोड़ y2 का वैल्यू 8 है बटे 2। इसको सोल्व करते हैं, चलिए इसको सोल्व करते हैं, आप लोग इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे 2, कोमा यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 2। अब इसको सोल्व करने के बाद आप लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चलिए इसको मैं सोल्व कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर 4, इसको सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, कटेंगे तो इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, तो 4,6 निर्देशांक, यही इसका मध्य बिंदु होगा, 4,6, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि a माइनस 4a बिंदु b 0,3 बिंदु c 0,0 तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है। 18 नंबर भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन बनता है, 19 नंबर भी दोनों का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। तो चलिए हम लोग 19 नंबर को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे 19 नंबर को। जैसे कि यहाँ पर मैंने त्रिभुज का जो निर्देशांक है उसको यहाँ पर पहले ही नोट डाउन कर रखा है, और फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना x1 इंटू y1 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस फिर x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जब मैं 10th क्लास में था तो कुछ इस तरीके से याद किया था। देखिए यहाँ पर x1 x2 x3 ये तो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 31 12 इस तरीके से मैंने याद किया था, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता था कि क्या क्या लिखना है, तो याद कर लिया था x1 x2 x3, उसके बाद 23 31 12 23 31 12 खत्म, बस 23 31 12 आप 10 बार बोल लीजिएगा तो इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, चलिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, इसको हम लोग x2 और यहाँ पर y2 मान लेते हैं 3 को, ठीक है, और यहाँ पर 0 आपका हो जाएगा x3 और y3 हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। आप किसी को भी x1 मान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग x1 मान सकते थे x3 की जगह में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान सकते हैं। वैल्यू रखते हैं, इसको आप ही लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पर वैल्यू रख दे रहा हूँ। 1/2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू देखिए -4 है, -4 ब्रैकेट y2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, y2 का वैल्यू 3 है, 3 माइनस y3 का वैल्यू 0 है, उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x2 का वैल्यू 0 है, फिर y3 वेयर इज y3 0 है, माइनस y1 का वैल्यू फिर से 0 है, उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू 0 है, इंटू y1 का वैल्यू देखिए 0 है, उसके बाद माइनस y2 का वैल्यू 3 है बराबर 0। इसको आप लोगों को सोल्व करना है, और एक स्टेप में सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। 1/2 अब यस
1/2, यहाँ पर -4, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, गुना 3। 3 में 0 माइनस करेंगे 3 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला प्लस के लिए प्लस, उसके बाद 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को फिर से 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो इतना सा को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 में माइनस करेंगे 0 या 0 में माइनस करेंगे 3 तो क्या आएगा, जो भी आएगा -3 ही आएगा। तो उसको फिर से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देते हैं या इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उतना लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर बस इस तरीके से है, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, बराबर यहाँ पर देखिए 0 है। अब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग सोल्व कीजिए, ये तो बच्चों वाला है, तुरंत सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि tan a = 4/3 तो sin a का मान क्या होगा, sin a का मान क्या होगा, sin a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये सब फॉर्मूला हमेशा काम आएगा आप लोगों का, ठीक है, हमेशा काम आने वाला है। जैसे tan थीटा, फिर आप लोगों को sin थीटा, cos थीटा, सबका वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना है। tan थीटा P/B होता है, P/B बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4/3, P का वैल्यू दिया हुआ है, B इसमें लिखना चाहिए था, ओके इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पर B, तो B बराबर 3 है, P बराबर 4 है। तो यहाँ पर H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेनियस हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अभी निकाल लेंगे हम लोग। H = √4² जोड़ 3² बराबर 4 चौके 16 जोड़ 3 तिया 9, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25, √25। तो इस तरीके से H बराबर 5 आ जाएगा, H बराबर 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H बराबर, P तो ऑलरेडी 4 दिया हुआ है बटे H अभी निकाले हैं 5, तो 4/5 यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। देखिए यदि √3 sec थीटा = 2 तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहीं पर सोल्व करूंगा मैं, यहीं पर सोल्व करना है इसको भी, 1 मिनट। आप लोग अगर सोल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोल्व करते चलिए। देखिए √3 sec थीटा = 2। अब हम लोग √3 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा = 2/√3। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, ठीक है, 2/√3 होता है, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, sec 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट गया, आई थिंक 22 नंबर, ये 22 नंबर छूट गया था। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक
59 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहां पर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोगों को पहले याद कर लेना होगा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर। जैसे कि यहां पर देखिए कोसेक 31 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59। ठीक है, 90 माइनस 59, बस 31 को हम लोग 90 माइनस 59 लिखे हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा। अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। अब यहां पर देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। यहां पर अगला स्टेप है सेक थीटा के स्थान पर देखिए 59 है, तो यहां पर हम लोग 59 लिख देंगे, फिर माइनस सेक 59 दोनों कट जाएगा तो जीरो आएगा, तो जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 23 नंबर। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये क्या है, स्तंभ है, खंबा है और ये छाया है। नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, चलिए मैं ब्लैक बना दूं, ये आपका छाया है, तो सूर्य आपका इधर कहीं पर होगा, इधर कहीं पर होगा, सूर्य भी चलिए काला हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो छाया कहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से 1/√3 गुनी है। तो मान लेते हैं स्तंभ का जो ऊंचाई वो h है, तो यहाँ पर जो छाया का लंबाई बनेगा वो h गुना 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 गुना छाया का लंबाई है। ठीक है, स्तंभ का लंबाई से। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ से हम लोग देखेंगे सूर्य को उधर, तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो कितना डिग्री का थीटा बनेगा उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो h है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, P है, और ये आपका B है बेस, और ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का काम है नहीं फिलहाल, P और B से हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू P/B, तो tan थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू H है, तो H लिख देंगे बटे, और यहाँ पर B का वैल्यू है H/√3। इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H का H और नीचे √3, बस यही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको tan थीटा, H और H कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पर 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो यहाँ पर एक वृत्त है, इसका एक दो समांतर रेखा हो सकता है, तो यहाँ पर 2। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ का लंबाई निकालना है। तो यहां पर इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, वृत्त का केंद्र यहां पर O है, O है, इतना तक ठीक है। अब वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इस तरीके से एक रेखा आया है यहां पर, यह आपका त्रिज्या है, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और एक बार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर हमारा ओ क्यू, ये Q है, ये P है। ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो हम लोगों को निकालना है पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक इजिली बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं फॉर्मूला में पुट कर दूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए P, इधर सॉल्व करना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी क्या है? त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 5 × 5 = 25 जोड़ 144, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर को हटाकर इधर रूट लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर था नीचे स्क्वायर नहीं है क्योंकि रूट लगा दिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 यहाँ पर है अंडर रूट। अब 169 का रूट क्या होगा? 169 का रूट क्या होगा बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। 13, तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 मेरा तेरी मेरी कहानी, ये ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ये तो हो चुका है। यहां पर 26 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा? आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है तो बस 1/2 कर देंगे हम लोग, ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका जो कोण है वो P डिग्री है? तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर इस तरीके से कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। देखिए पाई को पाई लिख देंगे यहां पर, फिर आर, कैपिटल आर है सब जगह, तो कैपिटल आर लिख देंगे, आर का स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पर क्या है? देखिए पी है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी बटे 360 पे यहां पर 360 लिख देंगे। अब देखिए अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 2 और नीचे गुना 2, ऊपर भी 2 से गुना किए हैं, नीचे भी 2 से गुना किए हैं। अब देखिए यहां पर देखिए 360 है, ठीक है, 360 को 2 से गुना कर देंगे, 360 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। देखिए P 2 पाई आर स्क्वायर बटे 720, P बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर, सेम वही चीज है यहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। एक घनाभ की माप 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे L, इसको हम लोग 6 मान लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर जोड़ B 8 का स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर 24 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, अंडर रूट 6 × 36 जोड़ 8 × 8 64 जोड़ 24 का स्क्वायर 576।
अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और 576 676 इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा विकर्ण। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए। नेक्स्ट 28 नंबर हो चुका है, 29 नंबर। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, पहले दंडालेख, दूसरा ऑप्शन है वृत्तालेख, तीसरा ऑप्शन है आयत चित्र, चौथा ऑप्शन है तोरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, तोरण। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगा? तो 100 में बस माइनस कर देंगे हम लोग, 100 में माइनस कर देंगे, वैसे 100 में नहीं 1 में, ठीक है, 1.00 में 0.05 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 9.0 0.59 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रायिकता से भी क्वेश्चन आएगा। निश्चित प्रायिकता आपका 1 होता है, ठीक है, और प्रायिकता का जो भी वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में ही हमेशा रहेगा। सबसे कम प्रायिकता यानी कि 0 होगा और सबसे हाईएस्ट प्रायिकता 1 होगा, निश्चित प्रायिकता, ठीक है, 1, बस 1 और 0 इसी के बीच में प्रायिकता का जो भी वैल्यू रहता है वो रहता है। तो बस यहाँ पर MCQ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 31 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13 हो जाएगा, 2 गुना 13 हो जाएगा, और 91 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 13 हो जाएगा। HCF 26 और 91 का 13 हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखिए 13 है, 13 आंसर हो जाएगा HCF। और यहाँ पर LCM देखिए 26 और 91 का LCM, यहाँ पर 2 बार 13 है, उसके लिए 1 बार लिखेंगे 13 और बाकी 7 और 2 को भी गुना कर देंगे तो टोटल 182 HCF हो गया, 13 LCM हो गया। HCF LCM भी निकालने के लिए आता है, और एक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ये भी फॉर्मूला है, संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। योग √2 और गुणनफल 1/3 है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा हार्ड है, इसको आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, मैं इजी वाला आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, इजी वाला बता रहा हूं। फॉर्मूला से हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मूला है देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल, योग कितना दिया हुआ है √2 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/3। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है, अब यहां पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लगा सकते हैं, यहां पर भिन्न का हम लोग जोड़ या घटाव करने वाले हैं। तो 1 1 और 3 का LCM 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे x² के साथ तो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x², ठीक है, यहां पर भिन्न का जोड़ हो रहा है, फिर माइनस, फिर 1 का पढ़ा बोलेंगे, 3 बार 3 आएगा, 3 को √2x से गुना कर देंगे, उसके बाद प्लस यहां पर 1 बराबर 0। अब देखिए 3 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाकर गुना के साथ 0 हो जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुना 3,
तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग 0 ही लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यहां पर भी सेम आंसर आया होगा। देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है ये। लेकिन प्रोसेस पिछला ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका इजी है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बन जाएगा। फॉर्मूला को 2-3 बार लिख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अथवा में क्वेश्चन रहेगा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें या करके px(x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 3 को gx यानी कि x² माइनस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां पर चलिए इसको हम लोग नहीं देखते हैं, वैसे यहाँ पर सॉल्यूशन है, पर यहाँ पर मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। इसको सबसे पहले लिखना है x² माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग देना है किससे, x² माइनस 2 से। कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा काफी बच्चों को हार्ड लगता है, पर मैं कोशिश करूंगा इसको इजी बनाने का। ठीक है, यहां पर देखिए x² है, किससे गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, सिर्फ x से, तो यहां पर x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। अब -2 को x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे -2x, x के नीचे लिखेंगे, सेम समझाती है इसीलिए। अब इसको माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये वाला हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा उसको लिखेंगे -3x², और यहाँ पर देखिए +5 और यहाँ पर +2x। पहले माइनस था लेकिन प्लस कर दिए हैं, साइन बदल देना है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, +7x माइनस 3। अब देखिए x² को किससे गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा, x² ऑलरेडी है तो बस 3 माइनस के साथ -3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर -3x²। उसके बाद -2 को -3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस 6, साइन बदल जाएगा। ठीक है, साइन पूरा का पूरा बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 7x और यहाँ पर -9, 7x -9 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहा, तो बस खत्म हो गया कहानी। देखिए यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से किया हुआ है। तो इस तरीके से नीचे यहाँ पर ये आपका हो गया शेषफल और ये हो गया आपका भागफल, बस लिख देना है शेषफल और भागफल को, भागफल और शेषफल को लिख देना है। ठीक है, भागफल x-3 और शेषफल 7x - 9, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 33 नंबर, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, दर्शाएं कि CA² = CB × CD है। तो यहां पर देखिए दिया है कोण ADC = कोण BAC, ADC = BAC, BAC, ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध करना है CA² = CB × CD। प्रमाण, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DAC में, दोनों त्रिभुज में यहां पर देखिए एंगल ADC बराबर एंगल BAC हो जाएगा। इस तरीके से आगे यहां पर दोनों में कोण C कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो कोण C बराबर कोण C हो जाएगा। AA समरूपता से, ठीक है, देखिए AA समरूपता होता है, AA सर्वांग समता नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहां पर समरूपता का बात किया गया है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC, अतः जब समरूप रहता है तो संगत जो भुजा होता है उसका अनुपात बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लोग CB/CA बराबर CA/CD, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं। अतः यहां पर देखिए हम लोग
इसको CA को उधर ले जाएंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर CA 2 बार हो जाएगा, फिर CD को इधर लाएंगे तो CB के साथ गुना हो जाएगा, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर, बिंदुओं के युग्मों 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी सूत्र अप्लाई करना है, इजिली निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर दूरी बताना है। तो यहाँ x1 इजिकल टू 2, यहाँ पर देखिए आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है, y2 1, देखिए यहाँ पर x2 आपका 4। अब यहाँ पर AB का दूरी हम लोग निकालेंगे दूरी सूत्र से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2। आई थिंक इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन एक ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा इजीली, इसमें कुछ हार्ड है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, बिंदुओं, ये भी हो चुका है, 34 तो अभी किए। देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, मान निकालें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान निकालें। 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये वैल्यू आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो चार्ट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पर 2 है, 2 को यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है। फिर देखिए नेक्स्ट माइनस देकर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे, 2 को सेम उतार देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 रहना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, 1 को 2 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ पर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर है, तो इसीलिए इसको हम लोग √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4, फिर माइनस, फिर से यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2/1 है, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का पहाड़ा बोलेंगे कितने बार में 4 आता है, तो 4 बार में 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर 3 - 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8/4 और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 36 नंबर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो देखिए यहां पर देखिए A से लेकर B तक 12 सेंटीमीटर है, A से लेकर O तक 13 सेंटीमीटर है, और यहां पर 90 डिग्री है, तो हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि BO बराबर क्वेश्चन मार्क। पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा। ये आपका कर्ण है, कर्ण, ये आपका हो गया लंब, और ये हो गया आपका जो त्रिज्या है वो हो गया आपका आधार। तो यहां पर देखिए आधार का वैल्यू निकालना है, आधार का वैल्यू तो हम लोग 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, OA का वैल्यू 13 स्क्वायर हो जाएगा, फिर AB का वैल्यू 12 स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए OB का स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे तो रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो OB बराबर 5, यानी कि त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर आ चुका है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ पर r बराबर 6 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और फिर थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 लिखेंगे, फिर r का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, फिर 360 नीचे लिख देना है। इसको पूरा सोल्व करेंगे हम लोग तो फाइनली आ जाएगा 132/7 और इसको 132/7 को फिर से फर्दर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कई बार आप इसको भी आंसर लगा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाता है, और इसको लिखेगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि आंख बंद करके अचानक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला देखिए यह बल्ब खराब होगा। कितना खराब बल्ब है? 4, टोटल 20 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हल, संभव परिणाम की संख्या 20 बल्ब है। देखिए पहला नंबर अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि खराब बल्ब की संख्या 4 है, तो प्रायिकता 4/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/20 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर देखिए बी नंबर का क्वेश्चन, यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छा वाला। तो अच्छा वाला कितना बच गया है? 20 में 4 खराब है तो 16 अच्छा वाला बच गया है। 16 अच्छा वाला है तो इसको 20 - 4 लिखना है। उसके बाद प्रायिकता अच्छा बल्ब निकालने का प्रायिकता, अच्छा बल्ब 16 है तो 16/20 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 4/5 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आएगा एग्जाम में। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दे। अभी हम लोग 3 नंबरी आ गए हैं, तभी से 2 नंबरी देख रहे थे। 8 क्वेश्चन रहता है, उसमें से कोई 6 ही आप लोगों को बनाना रहेगा। आज किसी ने कॉल करके बोला कि सर मैंने तो 8 का 8 बना दिया है सोशल साइंस में, नंबर कटेगा क्या? तो ऐसा कुछ है नहीं, नंबर कटेगा, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा फालतू। वैसे चेक होगा नहीं आपका, सिर्फ पहला 6 चेक होगा, और पहला 6 में कुछ गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबको नहीं बनाना है, जो आपको आता है सिर्फ उतना ही बनाना है। समय बच जाता है तो बस बैठकर रीचेक कीजिएगा, लेकिन बेकार में आप 6 का 6 पूरा या 8 का 8 पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 बनाना है। ठीक है, देखिए 39 नंबर, सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये जो क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या, इसमें उल्लू बनाना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उल्लू बनाते हैं, मतलब पहले मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, फिर जबरदस्ती हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं कि अपरिमेय संख्या है। देखिए माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर 6 + √2 = a/b। परिमेय संख्या क्या होता है? a/b हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। अब यहाँ पर √2 = a/b - 6। ठीक है, 6 को बराबर का दूसरे साइड ले आए हैं तो -6 हो गया है। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड सब याद कर लीजिएगा। कई सारा ऐसा आपको मिलेगा गाइड वगैरह जिसमें थोड़ा लंबा लिखा हुआ रहेगा, लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लिखिएगा सेम नंबर मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में क्वेश्चन है 420 और 272 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी कि कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सिंपल सा है, A = BQ + R। ठीक है, बचपन में आप इसको पढ़ चुके हैं, वैसे 10th क्लास में भी पढ़े ही हैं। ठीक है, तो ये है आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बस इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो
दो संख्या है 420 और 272। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला को लिखेंगे हम लोग, यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। और यहां पर r जो है, ये वाला जो r है वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर b से छोटा, b यानी कि भाजक से छोटा होता है। तो इसको भी आप लोगों को लिख लेना है। तो देखिए चरण 1 में क्या किए हैं हम लोग, 420 को भाग दिए हैं 272 से, 272 एक का 272 माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच गया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 में 2 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शेषफल क्या बच गया है 148, तो और भागफल क्या आया है 1 आया है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य हमारा ये वाला बीच वाला है, भाज्य बीच वाला है 420, तो 420 को लिखेंगे। उसके बाद बराबर, फिर देखिए भाजक, भाजक जिससे भाग दिए हैं 272, तो 272 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर भागफल, भागफल 1 आया है, भागफल 1 आया है तो 1 को यहाँ पर लिख देना है 1। उसके बाद देखिए जोड़ है तो जोड़ को यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे r है यानी कि शेष है, शेष 148 आया है तो 148 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 148 से भाग देंगे 272 को, तो यहाँ पर देखिए ये आपका आएगा, ये भी एक बार में आएगा। ठीक है, आई थिंक यस एक बार में आएगा। 148 से का 148 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4 2 1 124, 124। अब यहाँ पर देखिए शेषफल है तो शेषफल को आखिर में प्लस करके लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर भागफल आया है, भागफल को भाजक के साथ गुना में लिखते हैं। भागफल और भाजक क्या है देखिए 148 और फिर हमारा भाज्य है 272, 272। फिर अगला चरण फिर से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 148 लिखेंगे बराबर 124 गुना 1, यहाँ पर 24 शेषफल हो जाएगा। उसके बाद फिर से चरण 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 यहाँ पर चौथा, चरण चौथा में 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4। उसके बाद फिर से 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0, आखिरी में 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। आखिरी बार किससे भाग दिए थे तो 4 से भाग दिए थे, तो 4 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, 4 HCF हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर, ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। देखिए x + 3y = 6, x + 3y बराबर 6 और यहाँ पर 2x - 3y बराबर 12। दो यहाँ पर समीकरण है, ग्राफ विधि से हल करना है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा को समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर हम लोग 3y बराबर x को बराबर का दूसरे साइड ले आए हैं तो -x हो गया है। अब यहां पर देखिए y = 6 - x/3, यहां पर x का वैल्यू हम लोग कुछ कुछ रखेंगे, जैसे 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 - 0/3 = 6/3, सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आया है, y का वैल्यू लिख दिए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट फिर से हम लोग 6 का वैल्यू x का वैल्यू 6 रखेंगे, x का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 - 6/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0/3 बराबर 0, यानी कि जब x का वैल्यू 6 रख रहे थे तो y का वैल्यू 0 आ रहा था। यहाँ इसको हम लोग इस तरीके से चार्ट बना देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा में ये है 2x - 3y बराबर 12, बराबर का इधर ले आएंगे 12 को तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, और y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो y एक तरफ रहेगा और 3 बराबर का इधर आकर भागा में हो जाएगा, भागा 3। अब यहाँ पर x का वैल्यू कुछ कुछ रखेंगे हम लोग, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रखना चाहे आप। फिलहाल हम लोग पहले 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = 2x, 2 × x का वैल्यू 0 -12/3, यहाँ पर 3,
3 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, 0 हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो जाएगा बटे 3। सोल्व करेंगे तो -4, तो यहाँ पर देखिए -4 आ चुका है। फिर देखिए x का वैल्यू 3 रखेंगे अभी, फिर से y बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू अभी 3 रखेंगे, 2 गुना 3 -12। 1 मिनट, यहाँ पर 2x हो गया -12 बटे, फिर यहाँ पर 3 है, 3 लिख देंगे। सोल्व करेंगे, 3 दूना 6 -12 बटे 3 बराबर, सोल्व करेंगे तो -6 बटे 3 आ जाएगा, काट देंगे तो -2। तो यहाँ पर देखिए -2 आया है। अब देखिए हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर y और x अक्ष खींचेंगे। x अक्ष खींचने के बाद इसको देखेंगे, पहला जो है इसको 0,2, 0,2 यहाँ पर खोजना है। x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 यहीं पर रहेगा, y का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू 2 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। फिर देखिए दूसरा 6,0, x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू यहाँ पर 6 और y का वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरीके से मिला देंगे। एक लाइन बन गया है यहाँ पर, और इस ये कौन सा समीकरण का लाइन है उसको यहाँ पर समीकरण का नाम लिख देना है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4, पहले 0 x के लिए 0 है तो 0 में रख जाएगा, फिर -4 नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये 0 - 4 का निर्देशांक है। उसी प्रकार 3 - 2 का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। अब देखना है यहाँ पर सबसे मेन चीज, अब देखना है यहाँ पर सबसे मेन चीज कि ये दो रेखा कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या है उसको देखिए। इसका निर्देशांक है x के लिए तो 0 ही, x के लिए 6 हो जाएगा, x के लिए 6 हो जाएगा, और y के लिए ऊपर कुछ नहीं गया है तो 0, 6 0 निर्देशांक हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो यही इसका आंसर हो गया। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ग्राफ विधि से हल करने के लिए आता ही एग्जाम में, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर की ओर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहां पर देखिए एपी का फॉर्मूला है an = a + n-1 × d। फिर देखिए यहां पर a11, यहाँ पर 11वां पद 38 है बोल रहे हैं, इसलिए a11 लिखेंगे और a के लिए a लिख देंगे, और n का वैल्यू देखिए 11 है तो 11 लिख देंगे, उसके बाद -1, फिर d के लिए d लिख देंगे। अब 11वां पद 38 है तो 38 के यहाँ पर लिखेंगे, फिर बराबर a, उसके बाद 10 में से यहाँ पर देखिए 11 में से 1 घटाएंगे 10 बचेगा, और d से गुना कर देंगे 10d बच जाएगा। इसको फिलहाल हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः देखिए पुनः 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, उसी प्रकार सोल्व करेंगे, और यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा इसको दूसरा मान लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। ये वाला समीकरण आपका पहला है, ये वाला समीकरण दूसरा है। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो a कट जाएगा, 15 -15 में +10 करेंगे तो -5d आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 38 में 73 माइनस करेंगे तो -35 आ जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस कट जाएगा, बचेगा 5d = 35। उसके बाद यहाँ पर d का वैल्यू 35/5 हो जाएगा, काट देंगे तो 7 आ जाएगा, d का वैल्यू 7 आ गया, d का वैल्यू 7 आ गया है। अब समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे d का वैल्यू को, d का वैल्यू समीकरण 1 से देखिए a + 10d = 38, ये वाला। अब यहाँ पर d का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू 7 है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 10 को 7 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा, उसके बाद बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो -70 हो जाएगा, तो a बराबर -32 हो जाएगा। इस प्रकार 31वां पद हम लोगों को ज्ञात करना था, तो a31 बराबर a
प्लस 30d। अब यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू -32 है, -32 रखेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 178 आ जाएगा आंसर। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, इजी है, बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अथवा में है 42 नंबर का क्वेश्चन। एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया हुआ है, तो n और Sn ज्ञात करना है। ठीक है, Sn ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 है। तो फॉर्मूला है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि n अभी फिलहाल निकालना है हम लोगों को। समीकरण वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16। n का वैल्यू 16 आ जाएगा। अब Sn बराबर n/2 a प्लस l ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग रखेंगे, n का वैल्यू 16 है तो 16 रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 440 आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इस पर आप लोगों को काम करना है और फॉर्मूला याद करना है बेसिकली। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 42 नंबर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए माना P XY वांछित बिंदु है। यहाँ x1 = 4, x2 = 8, x1 = 4 और x2 = 8, y1 = -3, y2 = 5। अब देखिए m, ये जो पहला वाला ये वाला है, ये m1 है और ये आपका m2 है। m1 = 3 और m2 = 1। विभाजन सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। विभाजन सूत्र है m1 × x2 प्लस m2 × x1 m1 प्लस m2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, m1 का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 8 है, प्लस फिर देखिए m2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू 4 है। बस इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करने के बाद यहाँ पर 24 + 4/4 हो जाएगा। इसको फिर से सोल्व करते जाएंगे हम लोग। नीचे m1 m2 का भी वैल्यू रखेंगे तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए y का वैल्यू, y = यहाँ पर जहाँ जहाँ x था y रख देना है, बाकी m वाला सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया ये m1 3 है, y2 5 है, गुना के साथ फिर जोड़ है तो जोड़ लगा देंगे यहाँ पर। फिर m2 1 है गुना y1 -3। अब m1 + m2 3 जोड़ 1 है, यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा, 15 - 3 जोड़ देंगे, घटा देंगे तो 12/4 आ जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अतः निर्देशांक x बराबर 7, y बराबर 3, 7,3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 43 नंबर। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1 और -4, 6 और -3, -5 है। देखिए इस तरीके से MCQ में हमने सोल्व किया है, सेम यहाँ पर भी है। माना त्रिभुज के शीर्ष A बराबर 1, -1, B बराबर -4, 6 और C बराबर -3, -5। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट किया हुआ है। फॉर्मूला पहले मैंने बता दिया है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला को नहीं लिखा गया है। अब इसको सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर। सिद्ध करें कि sec a + tan a × 1 - sin a = cos a। sec a + tan a × 1 - sin a। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इधर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, यानी कि cos
ए लाएंगे हम लोग। तो देखिए सेक ए, इसको समझिएगा, फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा, अभी खतरनाक फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/कोस, फिर प्लस है, प्लस लगा देना है, फिर टेन ए को हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं साइन A/कोस ए। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट, 1 के लिए 1 माइनस साइन ए हो गया। अब यहां पर देखिए कोस ए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कोस ए हो जाएगा। अब नीचे सेम है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं 2/3 जोड़ 1/3, इस तरीके से जब भिन्न का जोड़ रहता है तो नीचे सेम है 3 तो 3 लिख देते हैं, ऊपर का सिंपल जोड़ देते हैं 2 जोड़ 1, तो वही यहाँ पर किया गया है, यही चीज यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर कोस है इसलिए कोस लिख दिया गया है, फिर ऊपर 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए सेम टू सेम लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर a के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर नहीं किया हुआ है क्योंकि वैल्यू बदलता नहीं, एक ही रह जाता है। उसके बाद साइन b के स्थान पर है, ठीक है, तो b स्क्वायर होगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर लगा दिया गया है, और बाकी कोस ए, नीचे कोस ए लिखा गया है। देखिए कोस ए, कोई दिक्कत नहीं है कोस ए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगला फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसके स्थान पर कोस स्क्वायर ए लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए, कोस कट जाएगा, ऊपर 2 गो कोस है, स्क्वायर है यानी कि 2 गो है, एक कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा कोस ए, तो यहाँ पर कोस ए बच गया है। तो बस प्रूव हो गया। इसको भी आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करे और उनकी लंबाइयां मापे। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां पर चाप रखना है और इस तरीके से एक बार पूरा का पूरा इस तरीके से, डबल नहीं लिखा रहा है कोई नहीं, इस तरीके से बना लेना है एक वृत्त बन गया। चलिए मैं इधर बना दे रहा हूं इस तरीके से, एक वृत्त बन गया, वृत्त काफी अच्छा बना है, कोई बात नहीं, ये केंद्र है इसका। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लेकर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक वृत्त स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, यहां से आगे ले जाना है 10 सेंटीमीटर तक, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से स्पर्श रेखा बनाना है, इस तरीके से स्पर्श रेखा बना देना है। ठीक है, और नीचे भी स्पर्श रेखा इस तरीके से बना देना है। बनाने के बाद स्पर्श रैखिक युग्म की रचना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का बीचों बीच सेंटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर चाप रख के इस तरीके से काटेंगे तो इस तरीके से कटेगा, और इधर चाप रख के काटेंगे तो इस तरीके से कटेगा, नीचे भी इस तरीके से कटेगा। यहाँ पर चाप का सुई को रखना है, पेंसिल को इस तरीके से काट देना है, इसको मिला देना है इस तरीके से, यहाँ पर मिलेगा, कहीं पर तो मिलेगा ही यहाँ पर। ठीक है, वो मध्य बिंदु रहेगा। अब मध्य बिंदु से और एक वृत्त इस तरीके से बना देना है, बस बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने नाप तोल नहीं किया है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, अदरवाइज बिल्कुल इसके जैसे दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो बस उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर एक चीज बोला गया है, इसकी लंबाई मापे। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई PQ बराबर PR बराबर 8 सेंटीमीटर। PQ
यहाँ पर देखिए P से लेकर Q तक 8 सेंटीमीटर होगा, PR यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर होगा। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनेगा तो कुछ इस तरीके से आपका त्रिभुज रहेगा, इस तरीके से, यहाँ फिर यहाँ पर। थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है इस तरीके से। यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण है, ठीक है। ये आपका कितना है 10 है और ये है 6। तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली बन जाएगा। अगर मैं त्रिभुज को थोड़ा ठीक ठाक से बना दूं, आप समझ पाएँ उस तरीके से, तो इस तरीके से है, इस तरीके से है। और इसका ये वाला जो आपका है वो 10 है और इधर 6 है, तो इसका निकालना है, इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 8 निकलेगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 8 लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 8 होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित करे, दोनों भागों को मापे। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.6 सेंटीमीटर खींच लेना है। उसके बाद चाप लेना है, चाप को इस तरीके से कर लेना है। वैसे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में सब चाप वगैरह है, बट मुझे अभी उतना आइडिया है नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसको निकालने में। थोड़ी मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। चाप का सुई को यहाँ पर रखना है और पेंसिल को इस तरीके से और इस तरीके से काटते जाना है। कोई भी नाप लेकर आप काट सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर इधर काटेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर काटेंगे, इस तरीके से काटते जाना है। कितना बार? 5 बार, क्योंकि 5 अनुपात पहले है। उसके बाद यहाँ पर से फिर से एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद ये जो काटे हैं चाप, उसको छोटा बड़ा किए बिना यहाँ से इस तरीके से काटते आना है 8 बार। 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब इसको यहाँ से डॉट लाइन से मिला देना है। मिलने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इधर आपका हो जाएगा 5 अनुपात और इधर हो जाएगा 8 अनुपात में, सेंटीमीटर में नहीं, अनुपात में। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है दोनों भागों को मापें। अगर ये आप अच्छी तरीके से स्केल से बनाइएगा और इसको मापिएगा, यहाँ से लेकर, इसको P मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप अच्छी तरीके से स्केल से इसको मेजर करके बनाइएगा तो, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट 46 नंबर। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर रहे तथा कोण AOC बराबर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। सिंपल, 2 वृत्तखंड है, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से छोटा वाला को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ R बराबर 7 सेंटीमीटर छोटा वाला और बड़ा वाला R बराबर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और थीटा 40 दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक है। तो AOC त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस OBD त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बस वैल्यू रखेंगे πr² थीटा माइनस πr² थीटा, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग और फिर इसको सोल्व करते जाएंगे। यहाँ पर तो 616/9 माइनस 154/9 हो जाएगा। फिर से इसको भिन्न का घटा वाला घटाव करेंगे हम लोग, तो फाइनली आ जाएगा 154/3। इसको फिर सोल्व करेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बस इतना सा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। कोई 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 5 नंबरी है। अच्छी तरीके से देखिए 47 नंबर। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का पहला विविक्तर निकालना है, दूसरा मूल
मूलों की प्रकृति निकालना है, और तीसरा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, a b और ये c विविक्तर यानी कि d पहले हम लोग बना चुके हैं। विविक्तर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, बस वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग b का, और फिर -4, फिर ac का वैल्यू रखेंगे तो 12 आ जाएगा, विविक्तर 12 आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट b नंबर मूलों की प्रकृति 12 आया है, यानी कि d 0 से बड़ा है तो असमान होगा। इस पर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। फिर देखिए तीसरा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये भी एक फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र निकालने का, जब विविक्तर वगैरह दिया हुआ रहेगा तब। वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू देखिए यहाँ पर -6 है, d का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 12, बस रखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा मूल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि हम लोगों को सिद्ध करना है पाइथागोरस का उल्टा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये वाला है और पाइथागोरस दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो सम्मुख कोण रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। देखिए सिद्ध करना है, ABC 90 डिग्री का है। रचना, एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया कि PQ बराबर AB, QR बराबर BC तथा कोण PQR बराबर 90 डिग्री। यहां पर देखिए ये, उसके बाद देखिए प्रमाण में त्रिभुज PQR में PQR 90 डिग्री। आगे देखिए PR² बराबर PQ² प्लस QR², पाइथागोरस प्रमेय से PR² बराबर AB² प्लस BC², इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग, लेकिन दिया हुआ है ऑलरेडी ये वाला, देखिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से AC² इज इक्वल टू PR², अतः AC इज इक्वल टू PR, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR SSS सर्वांगसमता नियम से। आगे देखिए, अतः कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री, क्योंकि PQR 90 डिग्री रचना से है, अतः कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये यहाँ पर आपका प्रूव हो गया। आई होप ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, यस, तो इसको आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का इन्वर्स यानी कि कोण 90 डिग्री सिद्ध करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3-4 बार इसको बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 49, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हल देखिए, माना मीनार की ऊंचाई CD और BD बराबर H, AB बराबर X। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में BC बटे AB इज इक्वल टू tan थीटा, tan 40 डिग्री। यहां पर देखिए 40 डिग्री है। tan थीटा का जो वैल्यू होता है, जो रेशियो होता है, उसको आप लोगों को पता होना चाहिए, P/B होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब 20 वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर P का, और B का X है, तो यहाँ पर X बराबर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब यहाँ पर X का वैल्यू निकालेंगे तो 20 निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज ABD में अब यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री, tan का वैल्यू होता है P/B 60 डिग्री। अब यहाँ पर BD का वैल्यू H है,
और ए बी का वैल्यू x है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो यहाँ पर हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे तो h इज इक्वल टू 20√3 हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई CD, मीनार की ऊंचाई C से लेकर D तक h माइनस बी सी इज इक्वल टू h का वैल्यू अभी हमने निकाला है 20√3 और फिर BC का वैल्यू 20 है, माइनस कर देंगे तो इसको पूरा हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो 14.6 मीटर आ जाएगा। 14.6 मीटर मीनार की ऊंचाई होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर बर्तन दिया हुआ है, पात्र की त्रिज्या r बराबर, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है देखिए 14, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। खोखले बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h इज इक्वल टू 13 माइनस 7 हो जाएगा। 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, खोखले बेलन की ऊंचाई। फिर देखिए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले यहाँ पर देखिए ये वाला अर्धगोला है और ऊपर एक बेलन है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7 गुना 7 तो 308 सेंटीमीटर हो जाएगा अर्धगोले का। अब ऊपर जो आपको दिख रहा है बेलन, तो बेलन का निकालते हैं। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, वैल्यू पुट करेंगे तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, या अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता क्या होगी? इस गिलास की धारिता बताना है, यानी कि आयतन ही निकालना है बेसिकली हम लोगों को। देखिए यहां व्यास बराबर 4 है तो r बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास, अच्छा यहाँ पर r1 r2 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए r1 r2, ठीक है, या ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, बट बड़ा वाला को r1 मानेंगे। ये हो जाएगा आपका r1, नीचे वाला हो जाएगा r2। तो यहाँ पर r2, ठीक है, r2 निकालने के लिए व्यास 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर r2 का वैल्यू हो जाएगा, और h 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर h 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गिलास की धारिता का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। वैल्यू रखेंगे हम लोग सब चीज का, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर धारिता निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्यूब लगाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस वैल्यू आप लोगों को ये वाला याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इजीली बन जाएगा, वैल्यू रखिएगा तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। यस, 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग, यहाँ पर देखना है बहुलक सबसे ज्यादा क्या है। सबसे ज्यादा 10, 35, ये वाला सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये आपका बहुलक फिलहाल यहाँ के लिए बहुलक वर्ग हो गया ये, ठीक है, बहुलक वर्ग नहीं हुआ। बहुलक वर्ग निकालने का तरीका, बहुलक वर्ग निकालने का तरीका, यहाँ पर सबसे बड़ा 61 है तो 61 के सीधे में जो वर्ग अंतराल है ये आपका हो गया बहुलक वर्ग अंतराल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए L यानी कि
बहुलक वर्ग में जो लो रहेगा, लो नंबर, छोटा नंबर, उसको एल कहते हैं। 60 और 80 में छोटा 60 है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट, F1, F0 और F2 क्या है। तो आपको जो ये सबसे ज़्यादा आपका जो संख्या है वो आपका F हो जाता है, F1, और अगला वाला हो जाता है F2, और उससे पिछला का हो जाता है F0, या आप F0 भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इसको समझिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप समझिएगा नहीं तो फॉर्मूला याद रहेगा, फिर आप बना नहीं पाइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग पता करने के लिए देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 61 है। 61 के सीधा में वर्ग अंतराल में देखना है क्या है, तो वो हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में जो छोटा नंबर रहेगा वो हो जाएगा L, और F1, F0, F2। F1 आपका जो बहुलक जो सबसे ज्यादा है वही F1 हो जाएगा, उससे पहले F0 या F0, और उसके बाद वाला F2। अब यहाँ पर H देखना है, H देखना है। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उसमें कितना अंतर है, ठीक है। 80 और 60 दोनों को माइनस, दोनों एक दूसरे को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 80 में 60 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। आप किसी भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H हमारा 20 आ चुका है। आई थिंक मैंने सब बता दिया, ठीक है। F0 आपका 52 है, F2 आपका 38 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुलक का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है, रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिए फॉर्मूला बस, बाकी अगर नहीं भी बन रहा है तो छोड़ दीजिए। फॉर्मूला लिखिएगा तो आधा नंबर मिल जाता है, स्टेप मार्किंग होता है। फॉर्मूला लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर मिलेगा। तो आधा नंबर मिल जाए तो अच्छा ही है ना, फॉर्मूला लिख कर। तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अगर आप सोल्व कर पाइएगा तो और अच्छा है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे हम लोग, एल का वैल्यू 60 है, F1 माइनस F0 60 माइनस 52, फिर 2 इंटू F1 का वैल्यू देखिए 61 को 2 से गुना करेंगे तो 122 हो जाएगा। फिर F0 का वैल्यू 52 है, F2 का वैल्यू 38 है, और H का वैल्यू 20 है। सोल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग पूरा तो 65.625 आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबका जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा बना, मुझे पूरा आई थिंक 3 घंटा लग गया शूट करने में, ठीक है। तो वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सभी को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और इसके बाद में आप लोगों के लिए और 2 सेट अपलोड करूंगा, आई थिंक, और 3 सेट अपलोड करूंगा, ठीक है। 3 सेट, सबको तीनों चारों सेट को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है आपका मैथ में। क्वेश्चन मैच करेगा, पक्का क्वेश्चन मैच करेगा चारों सेट से, ठीक है। हो सकता है पूरा का पूरा मैच कर जाए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।